Good evening, everyone. So, let us think, learn, succeed in science with me. As you all know that my name is Megha Mehta. So, थोड़ा सा अपना तरीका बदलते हैं लर्निंग का और इस लॉकडाउन के पीरियड में ना अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है. सो वी आर हैविंग आज जो है अपनी सेशन को लेंगे और आज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे विद द 8th क्लास. हमारी जो क्लास रहेगी वो 8th क्लास की रहेगी. ठीक है. क्लास 8th के अंदर एक चैप्टर है दैट इज़ द फ्रिक्शन. उस चैप्टर को डील करेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली कि क्या है चैप्टर के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं और एग्जैक्टली फ्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है और कहाँ कहाँ पे हमारे को ये जो है लॉस प्रोवाइड करता है. सो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा दैट व्हाट इज़ फ्रिक्शन. एग्जैक्टली फ्रिक्शन है क्या. सो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी आपको बोलती हूँ. आपने चैप्टर 4 के अंदर ना पढ़ा होगा दैट देयर इज़ वन काइंड ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स इज़ कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, उसको आपने पढ़ा होगा. फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहता है वो उसको समझ भी लेते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर तो उस डायरेक्शन को मूव करते हुए स्टॉप पे लेके आना है. उसको किस जगह पे लेके आना है? स्टॉप पोजीशन पे लेके आना है. तो स्टॉप पोजीशन पे लेके आने के लिए उसको एक अपोज कर रही होगी मोशन को. एक फोर्स जो है उसकी मोशन को अपोज कर रही होगी. तो जो उसके मोशन को अपोज करने वाली फोर्स होगी उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. सो यहाँ पे अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल लेने के बाद ना आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉल था. ठीक है, देयर इज़ अ बॉल एंड आई केम फ्रॉम वेरी टू फार एंड जस्ट आई किक द बॉल. आई हैव किक द बॉल एंड आई अप्लाइड सम सॉर्ट ऑफ फोर्स on it. I have applied some sort of force on it. After applying force, this ball starts moving in a particular direction. Okay, because force is in the same direction. I have applied the force in the right direction. So therefore, the ball starts moving in the right direction. Now what happens? After traveling some distance, this ball tends to slows down its motion. This ball tends to slows down its motion and a point comes where this ball totally stops. Got it? Where a point comes where a ball gets totally stopped. मतलब एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे ये बॉल चलती 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 सडनली क्या हो जाएगी? रुक जाएगी. अब ये बॉल क्यों रुक रही है? इसके ऊपर ऐसा क्या लग रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. ठीक है ना. क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है? कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट होगी तो उसको कौन सी पोजीशन पे ले आएगी? रेस्टिंग पोजीशन पे ले आएगी. तो वहाँ पे अब हो क्या रहा है कि मेरी बॉल चल रही थी और मेरी बॉल जब चल रही थी तो वो अचानक से रुक जाती है. और जब मेरी बॉल चलते चलते रुक रही है तो वहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ अप्लाई हो रही है एंड दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. अब यस स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. रिमेंबर दिस थिंग दैट इन विच डायरेक्शन यू हैव अप्लाइड द फोर्स, the force of friction will always and always in the opposite direction. वो हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा. अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई एम हैविंग अ टेबल. मेरे पास यहाँ पे टेबल है एंड आई जस्ट पुट आई हैव वुडन बॉक्स और वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल. One of the name Rishabh student has came and just pushes this block. Just see the example. Then एक लड़का है ऋषभ नाम का, वो आता है और वो इस ब्लॉक को धक्का देने की कोशिश करता है. इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है. सिंस ऋषभ ने फोर्स अप्लाई करी 50 न्यूटन्स की. बट यहाँ पे जो मेरे पास अब ये ब्लॉक है इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है. मतलब ये पूरी तरह से अंदर से भरा हुआ है और जब ये अंदर से भरा हुआ है इसका मास जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फोर्स होगा वो 60 न्यूटन्स का है. तो जब ये मेरे पास ऑलरेडी 60 न्यूटन्स का है
तो मेरा जो लड़का है ऋषभ, वो जो है इसको धक्का नहीं दे पाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो ये मोशन है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज अभी ऋषभ की जो है वैल्यू थोड़ी सी कम है, ऋषभ को थोड़ा सा 60 न्यूटन्स के आने पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सेकंड केस ले लेते हैं एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, अगर ऋषभ का जो है 50 न्यूटन्स का ही जो है, ऋषभ आया और ऋषभ ने धक्का लगाया और 50 न्यूटन्स का ही वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये भी 50 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई यहाँ पे भी इसके पास है, तो भी नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे अब ध्यान से सुनने वाली बात है, अब जो मेरा वुडन ब्लॉक है क्यों नहीं हिलेगा? बिकॉज मेरे ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है और उस फ्रिक्शन का नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उस फ्रिक्शन का नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। खैर ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी डीप में आ गए हम। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है होता क्या है एग्जैक्टली, इसको थोड़ा सा ओवरकम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो पुशिंग फोर्स उसने बोल दिया, फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में होगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा? हमेशा इन दी अपोजिट डायरेक्शन। एक बार रीड भी कर लेते हैं क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली। विच इट्स रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स होगी। रेजिस्टिंग फोर्स मीन्स हमेशा अपोज करने वाली फोर्स होगी। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को जब अपोज करेगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स भी इसको कई कबार कहा जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। यस, एक स्लाइड थी यहाँ पे, आई गेस आई डोंट नो कहाँ चली गई है स्लाइड, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ कि यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है, जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है। ठीक है, यहाँ पे उसके पीछे का कॉज क्या है, मेन रीज़न क्या है उस फ्रिक्शन के पीछे का, उसको देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक मेरे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। हालांकि देखने में तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये टेबल जो है वो भी बहुत स्मूथ है और जो ब्लॉक है ये भी बहुत स्मूथ है, बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज स्मूथ सरफेस के अंदर भी थोड़ी बहुत क्या होती है, इर्रेगुलरिटीज़ आर देयर। समझ में आई? क्योंकि स्मूथ सरफेस के अंदर भी थोड़ी बहुत इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, और यही इर्रेगुलरिटीज़ आपस में क्या कर लेती हैं, इंटरलॉक कर लेती हैं। देखो अभी ये एक पैटर्न बना रही हूँ, उसको देखना। यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो रही है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। हेयर इंटरलॉकिंग इज़ गोइंग ऑन, कि अगर आप दो हाथों को इस तरह से इंटरलॉकिंग हो जाएगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब जैसे भी इंटरलॉकिंग हो जाएगी, ये मैंने आपको इंटरलॉकिंग शो करी है, जैसे ही मेरे दो सरफेस है, दो कांटेक्ट के जो मतलब दो ऑब्जेक्ट है उनका सरफेस अगर कांटेक्ट में है और वो कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ, उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, इर्रेगुलरिटीज़ आपस में एडहेशन हो जाती है, पेस्ट हो जाते हैं, एडहेयर हो जाते हैं, तो जो है मेरा फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वहाँ पे अप्लाई होता है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है ना मेरे पास, कि सबसे बड़ा कॉज क्या है मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, तो सबसे बड़ा रीज़न है एडेशन। ठीक है, एडेशन बोल सकते हो, और आइदर आप दूसरे टर्म्स में लिख सकते हो इंटरलॉकिंग। ये चीज़ याद रखना, इंटरलॉकिंग। और बहुत सारी बुक्स में आपको दिखाई भी देगा कि इंटरलॉकिंग की जगह पे वो लिखेगा द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, कि जितनी भी इर्रेगुलरिटीज़ है, कितनी भी इंटरलॉकिंग हो रही है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है फ्रिक्शनल फोर्स को लगने का। ये हो गया। दूसरे वाले पे चलते हैं हम। दूसरा जो कॉज है हमारे पास, देखो दूसरा जो कॉज है मेरे पास वो है मास। ये बहुत बड़ा है इशू। अभी आपने अगर मेरी वीडियो को शुरू से देखा होगा तो मैंने एक बच्चे के नाम का जिक्र किया था, उस बच्चे का नाम था ऋषभ। कोई भी हो सकता है, ऋषभ था। ठीक है, अब उसने क्या किया था, इस लड़के ने एक जो है बॉक्स पड़ा हुआ था, इस बॉक्स को हिलाने की कोशिश की थी, जबकि मेरे पास उस बच्चे का खुद का जो है कितना था, 50 न्यूटन्स उसने जो है अप्लाई किया था, बट बॉक्स के पास ऑलरेडी कितना है, 60 न्यूटन्स। मतलब इसका जो मास होगा, जो इसका मास होगा वो इस वाले से ऑलरेडी ज़्यादा होगा। तो जितना मेरा मास इंक्रीज़ करता चला जाएगा उतना ही फ्रिक्शन मेरा बढ़ता चला जाएगा। अब इस मास से ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखो मास को छोड़ दो, भूल जाओ मास को। आपने फोर्स वाले चैप्टर में एक वेट के बारे में समझा होगा कि वेट क्या होता है, ठीक है ना। वेट में मैंने एक आपका फॉर्मूला लिखवाया था m/g। m का मतलब होता है मास और g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है 10। अब मान लो अगर ऋषभ है
ठीक है। अभी तो वो छोटा सा बच्चा है, 7वीं 8वीं क्लास में है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं होगा, उसका मास नहीं होगा। अगर 30 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल कितना फोर्स वह अप्लाई कर सकता है, 300 न्यूटन्स का उसने फोर्स अप्लाई कर दिया। और अब देख लो कि मेरे पास क्या है, एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ एक जो है फोर्स अप्लाई कर रही है और वो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसके ऊपर जब नीचे की तरफ लगेगा तो यहाँ पे जो है क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। वेट निकालने के लिए मैंने बोला कि इसका मास ऑलरेडी 60 है, मल्टीप्लाई कर दो कि 10 से, ये बन जाएगा 600। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अब याद रखना कि मेरे पास अभी इस ब्लॉक का जो खुद का मास है वो 600 न्यूटन्स हो गया और जो ऋषभ ने फोर्स न्यूटन लगाया था 300 न्यूटन हो गया और इसका जो है 600 न्यूटन्स हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये बॉक्स के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वज़न है, तो मेरा ये छोटा सा बच्चा इस बॉक्स को हिला नहीं सकता, ठीक है। और यहीं से एक चीज़ निकल के आती है, जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा लोड होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा लोड होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा, उतना ही ज़्यादा ही मेरे पास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो दो चीज़ें अभी तक आपको देखने को समझ में आई होंगी। एक तो हो गया मेरे पास जो है, आपने बोला इर्रेगुलरिटीज़ की वजह से हो गया, ठीक है, इर्रेगुलरिटीज़ हो गया मेरे पास, और दूसरा मेरे पास हो गया दैट इज़ द मास रिलेशन। तीसरे के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ सरफेस। इस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि नेचर ऑफ द सरफेस, कि सरफेस का नेचर कैसा है, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा, और कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। अब उसको देख लेते हैं। देखो, दो तरह के सरफेस होते हैं मेरे पास। अगर हम बात करें सरफेस की, दो तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है स्मूथ सरफेस, स्मूथ की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, ठीक कर ही देते हैं, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास रफ सरफेस। अब देखो, स्मूथ सरफेस जितना मर्जी स्मूथ क्यों ना हो, भले चाहे जितना मर्जी स्मूथ क्या ना हो, तब भी इसके अंदर थोड़ी सी इर्रेगुलरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और हालांकि रफ सरफेस के बारे में पता है, इर्रेगुलरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होंगी। रफ सरफेस तो ऐसा ले लो भाई, एक रोड है, बारिश की वजह से उस रोड के अंदर गड्ढे ही गड्ढे भर गए हैं, है ना, तो वो जो गड्ढे ही गड्ढे हो गए ना, तो वो सरफेस कैसा हमें इंडिकेट करेगा, रफ सरफेस का। और स्मूथ सरफेस ले लो, एक कांच का ग्लास है, उसमें भी कहीं ना कहीं इर्रेगुलरिटीज़ होंगी। इर्रेगुलरिटीज़ है तभी तो आप उसको पकड़ पा रहे हो, अदरवाइज़ तो आप उसको पकड़ ही नहीं पाते, आपके हाथ से फिसल जाता, ठीक है। तो यहीं पे ये दो चीज़ें ही उसने बोली हैं। जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी, अब देखो इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं, जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स जो है मेरे पास कम हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स मेरे साथ इंक्रीज़ करता चला जाएगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। हायर द रफनेस, हायर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड हायर द स्मूथनेस, लेसर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो मेरे फ्रिक्शन से या मेरी जो है फ्रिक्शनल फोर्स से आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं टाइप्स के बारे में कि भाई फ्रिक्शनल जो है फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। अब 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं और इसको देख भी लेते हैं। देखो, यहाँ पे आपको जो है 4 तरह के बता रखे हैं, तो 1 बाय 1 अब हम सबको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्या कहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। ऑब्वियसली बात है, अभी मैं अगर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपनी एक सिंगल जगह पे बैठी हुई हूँ, मैं घूम नहीं रही हूँ। अब जब मैं बैठी हुई हूँ तो मैं कौन से वाले जो है मेरे को मेरी बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अभी आप बैठे हुए हो, बैठ के वीडियो देख रहे हो, एक जगह पे बैठे हुए हो, सोफे पे हो, आधे बच्चे जो है बेड पे लेट करके वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके ऊपर भी कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना। दूसरे पे आते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन क्या कहता है। डायनामिक फ्रिक्शन से जब एक बॉडी मूव कर रही है, देखो डायनामिक है, डायनामिक से समझ जाना, इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव कंटिन्यूसली, टू चेंज कंटिन्यूसली। कोई भी चीज़ स्टैटिक रहती है मतलब रुकी हुई रहती है, ठहराव में रहती है। डायनामिक का मतलब वो चीज़ लगातार निरंतर जो है चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन।
अभी ऋषभ को ही प्यास लग जाती है तो वो पानी पीने जाएगा, तो वो जो पानी पीने के लिए गया, पर सिंस वो चल पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी? डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ठीक है, देन आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे। जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा ना, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, कॉइन्स स्लाइड करती है ना, तो वो एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। आफ्टर दैट रोलिंग फ्रिक्शन का। भाई अब ये मत बोलना कि रोलिंग फ्रिक्शन में आप रोलर कोस्टर पर रोल करते हो, नहीं जी। रोलिंग फ्रिक्शन में सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो जाएगी उसको रोल करोगे। ठीक है ना, रोलर्स हो गए, कईयों के पास रोलिंग शूज़ होते हैं, स्केट्स होते हैं, स्केट्स पे रोल करते हैं वो लोग, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब एक बहुत पिक्चर्स देख लेते हैं, पिक्चर से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ये ऋषभ है, और ऋषभ इस जो है बॉक्स को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, पर ये धक्का नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब अगर इसने धक्का लगा दिया, ये मूव कर रहा है, तो डायनामिक फ्रिक्शन है। ये बच्चा झूले से ऊपर बिल्कुल रेंगता हुआ आ रहा है, बड़े मज़े से टहलता हुआ आ रहा है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। अब देखो कैन है, कैन जो है रोल कर रही है, वो जो है घूमती हुई आ रही है, रोल करती हुई आ रही है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं जो हैं और ज़्यादा मज़ेदार है। देखो कोई फोर्स नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन, रोल करेगा हमेशा, ये इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करना, सबके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रही है? मेरे नॉर्मल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये चीज़ प्लीज़ गलत मत कर देना, ये मैं समझा चुकी हूँ। अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सरफेस होता है, और दूसरा हो जाएगा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ हार्ड द सरफेस, हाँ कितना हार्ड जो है सरफेस प्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पे मास का और वेट का आप एक रिलेशन बना सकते हो, ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा। रफ सरफेस इज देयर, फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन द रफ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ये भी चीज़ समझा चुकी हूँ मैं। देखो ये एक एग्जाम्पल था जो मैं उस टाइम पे समझाने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे को याद नहीं आया ये, अभी देखो स्लाइड्स में दे भी रखा है। फ्रिक्शन इन दोनों में से किस पे ज़्यादा होगा? डेफिनेटली इस पे ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर जो मेरा बोलेंगे ना वेट होगा वो ज़्यादा है, तो इसके ऊपर वेट कम है, वेट कम होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बी वाली पिक्चर पे कम हो जाएगा और ए वाली फ्रिक्शन पे ज़्यादा हो जाएगा। सो देयर आर नॉट प्रेस हार्डर एंड प्रेस हार्डर, ये भी आ जाएगा। देन इसके बाद जो है आप देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दे रखी हैं, और पिक्चर्स देने से पहले ना इसको अभी बाद में समझाती हूँ, आगे वाली वीडियो पे आ जाते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं फ्रिक्शन के। आपने कांच का ग्लास पकड़ा अपने हाथों में नॉर्मली, बिकॉज द फ्रिक्शन इज देयर। अ टीचर इज राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये वाली पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। क्या है ना, जो न्यू हमारे हाउसेस बनते हैं ना, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसके आगे हमें लकड़ी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो लकड़ी लगाई हुई है बहुत ज़्यादा, और इन लकड़ियों के ऊपर कोई भी पेंटर हो गया, वटेवर जो भी काम करने वाले कंस्ट्रक्टर्स हो रहे हैं, वो चढ़ के जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो वो इसी वे में काम कर रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रही है। सोचो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो क्या इतनी ऊंचाई तक एक इंसान चढ़ पाता? कभी नहीं चढ़ पाता। कार जो है पर्सन ड्राइव कर रहा है तो भी यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट और अ सिंगल पेरेंट इज़ राइटिंग, तो भी यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अब जो इस वीडियो को समझाती हूँ मैं, इस पिक्चर को बताती हूँ मैं एग्जैक्टली। चलो कमिंग टू दिस, एक ना कहीं पे आपने सुना होगा, एक सेंटेंस सुना होगा कि भले चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है ना। XYZ ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसके दो पहलू होंगे। एक तो है ये एडवांटेजियस भी होगा हमारे लिए, और एक जो है ये डिसएडवांटेजेस भी होगा हमारे लिए। तो अब बात करते हैं पहले डिसएडवांटेजेस के लिए कि क्यों फ्रिक्शन हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है, क्यों फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल है। इस चीज़ के बारे में एक बार डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटी सी कहानी बताती हूँ, कहानी तो नहीं बताऊँगी, एक जनरल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, उतनी ही, अब छोटा सा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, आपको समझ नहीं आएगा बिना एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं कार चला रही हूँ। ठीक है, मैं क्या चला रही हूँ, यहाँ पे कार चला रही हूँ, और कार चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्यूल चाहिए। अब मेरे पास क्या है फ्यूल के फॉर्म में? पेट्रोल है। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास क्या है? पेट्रोल है। ठीक है,
अब अगर ये कार के टायर हैं और टायर किसके ऊपर चल रहा है, रोड के ऊपर चल रहे हैं, अगर रोड और टायर्स के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो है इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है अगर, तो मुझे जो है ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये बात समझना, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरे फ्यूल से मिलेगी। अल्टीमेटली मेरा जो पेट्रोल होगा वो ज़्यादा यूज़ होगा। ये चीज़ समझना कि मीन्स अगर जो है मुझे अपने ज़्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, मुझे चलने के लिए मुझे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, और जब ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगी तो ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, मतलब मेरी जेब ज़्यादा खाली हो जाएगी, और वो भी जल्दी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। हायर एनर्जी विल बी कंज्यूम टू ओवरकम दी फ्रिक्शन, और ये बहुत बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। देखो अगर मेरी रोड ज़्यादा हल्की सी भी स्मूथ होगी ना, तो मेरी ड्राइविंग और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, और स्मूथनेस के लिए मेरी जो पेट्रोल की यूसेज है, जो कंजप्शन हो जाएगा, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, बट एवर दी फ्यूल यू आर यूजिंग, उसकी कंजप्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, देखो अब ज़्यादा एनर्जी लगने की वजह से, एक चीज़ और ले लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी लगने की वजह से मेरे पास जो है चीज़ें क्या हो जाती हैं, हीट बनती है। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास क्या हो जाएगी ना, हीट बनेगी। अब आपने शायद ही कभी नोटिस किया हो, अगर कोई आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते वक्त आप लोगों की गाड़ी जो है समटाइम्स गर्म हो जाती है ना। तो वो गाड़ी गर्म होने का रीज़न क्या होता है, बिकॉज इंजन जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। और ना मैंने ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं जहाँ पे गाड़ी गर्म होने की वजह से उस कार के अंदर बर्निंग हो जाती है, वो कार जल जाती है, ड्राइवर भी समटाइम फंस जाता है। जो इवन ऑटोमेटिक कार्स होती है वो तो लॉक हो जाती है अपने आप, अगर जो है उसके अंदर हीटिंग थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अब बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ चल रही होती हैं, वहाँ पे भी शायद आपने देखा हो, अभी तो ना कोरोना पीरियड में ही देख लेते हैं, एक केमिकल्स की कोई इंडस्ट्री थी जिसमें बहुत बुरी तरह से आग लग गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका रीज़न तो कुछ और था, बट अगर हम ऐसी इंडस्ट्री पे जाते हैं जहाँ पे जो है हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हीट एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाती है, फायर प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और मेरे पास जो है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फिर हम फर्दर अपनी चीज़ों को देखते हैं। देन आते हैं तीसरा कि वियर एंड टीयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है ना कि भाई मेरी जो कोई भी इंजन है वो पूरी तरह से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल की ना सर्विस नहीं कराई है, काफ़ी टाइम हो गया हमने उसकी सर्विस बिल्कुल भी नहीं कराई है, और उसको हम कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हैं। अब होगा क्या, एक टाइम पे उसका जो इंजन होगा ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा, और वो इंजन, आपने सुना भी होगा ये टर्म, इंजन लॉक हो गया, ठीक है। शायद से आपने सुना हो टर्म कि इंजन जो है वो लॉक हो जाता है, मतलब इंजन जुड़ जाता है, इंजन टूट भी जाता है समटाइम्स, ठीक है। क्यों टूटा है, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो ईजिली मूव ही नहीं कर पा रही, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या चलते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं ना। कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। ये ऑयल तो बहुत ज़्यादा, मेरे को तो टीवी में भी देखने को मिलता है, वो बोल देते हैं कैस्टर ऑयल यूज़ होता है, पता नहीं मुझे, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कौन सा ऑयल होता है। सो बेटर है कैस्टर ऑयल को अवॉइड करते हैं। ऑयलिंग होती है, ऑब्वियसली बात है, कूलेंट डाला जाता है कार्स के अंदर, बेसिकली अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उस हीट को ओवरकम करने के लिए हम कूलेंट ऐड करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, या फिर जहाँ पे हम देख के चलते हैं। अब देख लो यहाँ पे कुछ दिखा भी रखा है, देखो वियर एंड टियर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हमारे जो सोल्स होते हैं ना, रेगुलरली फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो शूज़ के सोल्स होते हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और इस घिसने की वजह से क्या होता है ना, जो एक ग्रिप बननी चाहिए सरफेस के अंदर और मेरे शूज़ के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है, और ये शूज़ स्लाइड करने लग जाते हैं, और उस टाइम पे हमें चोट लगने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सी टायर्स आर देयर, इतने सारे टायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो टायर्स है क्या है, ये सारे के सारे वो टायर्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करने की वजह से। अब बात करते हैं स्टेयर केस है। स्टेयर केस भी कभी कभार क्या होता है ना कि अगर आप स्टेयर केस पे चल रहे हो और वहाँ पे जो इसके कोने होते हैं वो भी घिस जाते हैं, है ना, एब्सोल्युटली घिस जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बिल्कुल जो ग्रिप होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, टूट जाते हैं।
नाइफ़ का तो बेस्ट रिज़ल्ट आपने देखा होगा ना, हमारा एक जो घर पे हम किचन में नाइफ़ यूज़ करते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ करते करते क्या होता है, इसकी जो ब्लेड की शार्पनेस होती है वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। देन हमें दोबारा से इसकी शार्पनेस इंक्रीज़ करानी पड़ती है। सो दीज आर दी फैक्टर्स कि भाई येस हमारे लिए जो है ना कहीं फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है, ठीक है। बट अभी मैंने आपको बताया अगर फ्रिक्शन हार्मफुल है तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं, है ना। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे वीडियो पे लिख रही हूँ एडवांटेजेस, मैंने वर्ड लिखा है, मैं बिल्कुल सही चीज़ लिख पाई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन है तभी तो मेरी फिंगर चल पा रही है, तभी तो मैं बहुत इजीली अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख पा रही हूँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाती ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है कि यहाँ पे एक वर्ड हम बोलते हैं इसको नेसेसरी ईविल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड एज नेसेसरी ईविल। ये इतना ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हाँ ईविल होता है बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो ग्लास को पकड़ पा रहे हैं, 3 बुड्ढे चल रहे हैं, देन जो है आपके पास ये पेन है, लिख पा रहे हो, कार मूव कर पा रही है, ब्लैक बोर्ड पर लिख पा रहे हो, ये इंस्ट्रक्शन का काम हो पा रहा है। दिस ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे किसी काम को। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, किस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो इंक्रीज़ करना है, सबसे बेस्ट तरीका रफनेस इंक्रीज़ कर देते हैं। यही पढ़ के आए हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं मेरे पास। रफनेस हो गया, कॉन्टैक्ट सरफेस का मतलब जो है नेचर हो गया सरफेस का, मास इंक्रीज़ कर दो तब भी हो जाएगा। तीसरा क्या है, ये अब आप लोग सोचोगे और कमेंट करोगे सेक्शन बॉक्स में कि तीसरा क्या है, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स को रफनेस इंक्रीज़ कर दिया। देखो कहाँ कहाँ रफनेस इंक्रीज़ करी जाती है, जो सोल्स होते हैं, शूज़ के जो सोल्स होते हैं वहाँ पे अगर आप अच्छे से ग्रूविंग कर देते हो तो बेटर ग्रिप हो जाती है फ्लोर पे, ठीक है। देन उसके बाद व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की ग्रिप्स को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि वो रोड पे अच्छी तरह से चल सके। देन ब्रेक पैड्स होते हैं, साइकिल के अंदर ब्रेक लगता है ना, व्हीकल्स के अंदर ब्रेक्स लगाए जाते हैं, उन पैड्स के ऊपर भी ग्रिपिंग अच्छी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रूव्स बना देते हैं। जिमनास्ट हो गए, जिमनास्ट वो होते हैं जैसे कि जो योगा करते हैं, जो अरेबिक जो है बेसिकली जिम में जाते हैं, काम करते हैं, उनके हैंड्स पे क्या हो जाता है जो है, कभी आपने देखा हो ना, उनके हाथ कड़क हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं। वो क्यों? सो दैट उनकी जो ग्रिप होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सी नाउ, ये देखो ग्रिप अच्छी है तो हेयर इज दिस, ये वी बेल्ट है बेटा, ये एक वी बेल्ट है और ये वी बेल्ट कहाँ कहाँ यूज़ होती है, देखो ये बेसिकली ना व्हीकल्स में यूज़ होती है सो दैट कोई भी चीज़ है वो बहुत इजीली यूज़ हो सके। देखो अब टायर्स है, टायर्स के ऊपर भी कितनी अच्छी ग्रूविंग्स बना रखी है। एंड आफ्टर दिस ये है जिमनास्ट दिखा रखा है। ये पिक्चर तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही, मैंने ढूंढी तो थी आप लोगों के लिए पर मुझे अब याद नहीं है मैंने किस लिए ढूंढी थी ये। खैर आगे चलते हैं, देखेंगे आगे चल के याद आ जाएगी। तो अब देखो, अब फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाता है। यस, सबसे ज़रूरी बात, भाई फ्रिक्शन बहुत हार्मफुल है तो हमें उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो करेंगे, देखो लुब्रिकेंट्स है। अब ना मैं एक आपको किस्सा बताती हूँ, मेरे साथ ही हुआ था ये। हुआ क्या ना, मैं अभी पिछले साल 8वीं में पढ़ा रही थी एंड बच्चों ने बोला कि मैम लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर्स और ऑयल्स एंड ग्रीस। अब एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, जो पाउडर में लुब्रिकेशन का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है ना, और जो ऑयल और ग्रीस लगाने का तरीका होता है वो अलग होता है। क्यों अलग होता है वो सुन लो। अब जो लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे लुब्रिकेंट का मतलब समझते हैं। लुब्रिकेंट वो एक ऐसा एजेंट है जो कि मेरे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मेरी हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन करेगा। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर लुब्रिकेंट एक एजेंट लगाया जाता है सो दैट सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन हो वो रिड्यूस हो जाए। पाउडर्स लगा सकते हो। अब पाउडर ना नॉर्मल पाउडर नहीं लगाओगे आप, यहाँ पे बेसिकली स्पेशल पाउडर्स आते हैं। देखो कुछ तो ना बॉडी के लिए पाउडर्स आते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, वो डस्टिंग पाउडर नहीं अप्लाई करते। हम कैरम खेल रहे हैं तो कैरम के लिए कैरम पाउडर्स आते हैं। और कभी अगर आपने कैरम पाउडर्स को देखा हो ना, वो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो ग्रैन्यूल्स जो हैं वो रोल करते हैं सरफेस के ऊपर और कॉइन के नीचे जो है वो रोल करते हैं, और रोल करने की वजह से ही जो है मेरा जो कॉइन होता है वो बहुत ईजिली जो है बहुत स्मूथली मूव कर पाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं ऑयल और ग्रीजिंग के ऊपर। ऑयल और ग्रीजिंग का मतलब तो आप सबको पता है, वही चिकनी चीज़ सरफेस जो है बहुत स्मूथ हो जाती है, इंटरलॉकिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, उनके बीच में एडेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रोलर्स और व्हील्स का यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, ये रोलर्स हम लेते हैं।
व्हील्स, बॉल बेयरिंग्स आप लोगों ने देखा होगा, देखो नीचे लिखा भी हुआ बॉल बेयरिंग्स होते हैं। अभी है मेरे पास पिक्चर है, आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पाउडर आप स्प्रिंकल कर सकते हो कैरम बोर्ड के ऊपर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। देखो यहाँ से ना ये पाउडर वाला हटा ही देना तो बेटर होगा। रोलर्स को यूज़ कर सकते हो। अब आपके पास बैग होगा, है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जो मेरे मम्मी पापा के पास जो बैग होता है या है अभी भी है, वो एक अटैची टाइप है, ठीक है। अटैची टाइप है, उसमें रोलर्स नहीं लगे हुए, उसको उठा के बहुत हैवी वाला अटैची होता है, उसको उठा के हमें चलना पड़ता है। बट अभी जो मेरे पास बैग है, जो या फिर बोलो कि भाई मुझे कहीं से गिफ्ट मिला है, तो उसमें ना नीचे रोलर्स लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं। अब मुझे अगर अपने लगेज को लेके जाना ना, तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार आई हैव सो मच ऑफ हैवी लगेज, मैं कैसे उठाऊंगी, हाउ आई विल कैरी। नो, मुझे पता है कि रोलर्स लगे हुए हैं, मैं अच्छे से बैग को भर देती हूँ, पूरी तरह से फिल कर देती हूँ, एंड देन आई रोम जहाँ भी मुझे जाना होता है। देखो व्हील्स है, व्हील्स तो ऑब्वियस सी बात है, व्हीकल्स का अंदर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ही लगाते हैं। बॉल बियरिंग्स को देख लेते हैं। आप हमारे जो फैंस हो गए, बाइसिकल्स हो गए, वहाँ पे बॉल बियरिंग्स होते हैं। देखो यहाँ पे कैरम खेल रही हैं दीदियाँ आप लोगों की सबकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरम खेल रहे हैं ना, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कैरम पाउडर। कैरम पाउडर कैसा होगा, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, गोल। अब जब गोल पार्टिकल्स हैं तो वो कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखो कार है, भैया जी कार चला रहे हैं। उसके बाद देखो व्हील्स, आपको व्हील्स दिख रहे होंगे, ये होते हैं बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स है, ये वो बैरिंग्स होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, और वो बॉल्स जो हैं रोलिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेंगी, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन को और डायनामिक फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब देखो, अब तक हमने जो बात करी ना, ये सारे वहाँ पे अप्लाई हो रहे थे सॉलिड के अंदर, बट अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड से दो ही चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, एक तो गैस और दूसरा लिक्विड, ठीक है। और दोनों में ही सेम फिनोमिनन काम करेगा, दोनों में ही मेरा सेम फिनोमिनन काम करेगा। अब उसको देख लेते हैं। क्या एक्सर्ट करेगा लिक्विड या गैस, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट उनमें मूव कर रही है तो अगर ऐसी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो इन तीनों के अंदर किन चीज़ों पे फ्लूइड का फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की, देखो सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। अगर आप एयर में भी मूव कर रहे हो, शायद से नहीं, आपने 100% इस चीज़ को फेस किया होगा। अगर आप मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो, मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपके फेस पे जो एयर पड़ती है, जो एयर की स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वो जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हम इतना फ्रिक्शनल फोर्स फेस नहीं करते, ठीक है। देन आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत डिपेंड करता है। देखो शेप के बारे में मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा है, मैंने ना यहाँ पे एक ले लिया, अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब वो फ्लूइड का नेचर कैसा है, वो वाटर है या लिक्विड है या फिर वो गैस है, या फिर मैं एक टर्म बोलूँ डेंसिटी। यहाँ पे ये वर्ड याद रख लेना, डेंसिटी। हायर द डेंसिटी, हायर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, लोअर द डेंसिटी, लोअर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। ये बहुत बेसिक सी लाइन बोली है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ही कम फ्रिक्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो बना रही हूँ शेप, एक बना दिया मैंने ये स्क्वायर टाइप में, और एक बना दिया मैंने फिश तो नहीं बनाई है, पता नहीं क्या बन गया ये, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं एरो टाइप में। चलो अब आप खुद सोचो, मेरे पास अगर मैं एक एरो को बो से रिलीज़ करती हूँ तो फास्टर स्पीड किसकी होगी, एक स्क्वायर की होगी या फिर जो है मेरे पास एक एरो की होगी। यस, डेफिनेटली एरो की होगी। क्यों होगी, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इधर देखो मेरे पास क्या है ना, ये सारी एयर है, ठीक है, और एयर के पार्टिकल्स आर देयर। यहाँ पे क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे अब आपको बहुत अच्छे से कलर विजन्स पे दिखाई देगा, ये एयर पे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, पर डेफिनेटली उसके अंदर होते ज़रूर हैं, ठीक है। अब जब ये एयर के पार्टिकल्स और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब हुआ क्या, मेरे पास यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। पहले ले लेते हैं, पहले हम ना यहाँ पे स्क्वायर वाला ले लेते हैं। देखो स्क्वायर ऑब्जेक्ट ले, अगर स्क्वायर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो इतने सरफेस के पार्टिकल्स को एक साथ मूव करने की कोशिश करेगा।
अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है तो ये पार्टिकल्स इसको इस डायरेक्शन में धक्का देने की भी, मतलब फोर्स अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी वह कम हो जाएगी ड्यू टू द फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा ना, हायर द कॉन्टैक्ट हायर विल बी दी फ्रिक्शन। ये चीज़ पढ़ के आए हैं अभी हम, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाएगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो उस कॉन्टैक्ट को कम करने के लिए हमने क्या करा, एक एरो ले लिया। अब ये एरो क्या करेगा ना, ये एरो एक चाकू की तरफ जाएगा, चाकू की तरह जाएगा, और ये सारे पार्टिकल्स को अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैला देगा। जब वो उन सारे पार्टिकल्स को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देगा तो मेरा जो है एरो है वो अपने लिए एक स्पेस बहुत ईजिली बना लेगा और वो जो है बहुत ईजिली जो है मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डार्कर कलर लिया, यहाँ पे मेरे पास एरो आया और एरो जो है बहुत ईजिली मूव कर गया और वो इस तरह से चला गया। ठीक है, ऐसी अगर ऑब्जेक्ट होती है, ऐसी शेप होती है, एरो फॉर्म में शेप होगी, तो इस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रीमलाइंड शेप। और यही रीज़न है कि भगवान ने जो है बर्ड्स को कौन सी शेप दी है, स्ट्रीमलाइन शेप दी है, इन जस्ट ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन, कि फ्लूइड का फ्रिक्शन जो है कम हो जाए। और देखो बिल्कुल बर्ड्स के साथ साथ और किसकी शेप है, फिशेस की भी शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन में है, ताकि हम जो है फ्लूइड के अंदर का जो है उसको कम कर सकें। ठीक है, इसके बाद देखो एरोप्लेन्स आर देयर, एरोप्लेन्स को भी स्पेसिफिकली एरो के शेप में बनाया जाता है ताकि वो जो है वो बंद कर सके। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये सारे अब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो हेयर इज़ दिस। तो यही था मेरे पास चीज़ें, छोटी छोटी भी चीज़ें थी। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल सॉल्व दैट डाउट डेफिनेटली। एंड येस, आई नो कि हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं वीडियो को लेके आने में, आप तक पहुंचाने में, तो हैव सम पेशेंस एंड जुड़े रहिए मेरे साथ, प्लीज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी। ठीक है, कॉन्टैक्ट में रहिए। एंड सेकेंड चीज़ जो है यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बी विद मी, लेट्स लर्न। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, थिंक करते हैं, सक्सीड करेंगे, एंड यस वी विल डेफिनेटली सक्सीड। एंड साइंस है, मज़े से पढ़िए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जोड़ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आपको रटने के लिए दे दिया है, उस चीज़ को समझिए, पढ़िए, उसके पीछे हिडन रीज़न को समझ के पढ़िए, तो साइंस आपको और भी अच्छी लगेगी, मज़ेदार लगेगी। सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर हॉलीडेज एज यू आर हैविंग लॉकडाउन हेयर। सो हैव अ नाइस डे।